Hi everybody. In the previous two videos we've already seen जो हमारे domestic violence का act हम discuss कर रहे हैं. In that we've already seen that section 1 to 5 and then we have seen the process. आप वो वीडियो ज़रूर देखना लास्ट वाला जिसमें process of filing a complaint फाइल किया है. उसके अंदर हमें सब intricacies पता चलती है कैसे complaint करनी है, what are the duties of the police officers, the service providers. I'll put that link under this video. You can view that from my previous video. आगे इसमें जो sections important हैं वो बेसिकली सेक्शन 18 जो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, सेक्शन 17 राइट ऑफ रेजिडेंस होता है. सो वील डिस्कस द इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो आगे के हैं. इसमें जो सेक्शन 6 है, अगर हम आगे देखें ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम्स की, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वेस्ट जब उनको आती है तो शेल्टर होम की ड्यूटी क्या होती है, ये सारे कुछ हैं. ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर जब रिक्वेस्ट मिलती है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मेडिकल फैसिलिटी टू प्रोवाइड एनी मेडिकल एड टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल शैल प्रोवाइड मेडिकल एड, तो इनको मेडिकल एड प्रोवाइड करनी होती है. सेक्शन 8 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. 9 है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. ये कुछ सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट दीज आर प्रोसीजरल सेक्शंस जो कि प्रोसेस में चीज़ें होती हैं. सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में आते हैं. देन ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती हैं? ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शिल टेक ऑल द मेजर्स टू इंश्योर कि जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट है दे आर अप्लाइड इन द होल ऑफ द टेरिटरी और उनके आसपास जो ऑफिस हैं वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन प्रॉपर. तो ये सारे प्रोसीजरल सेक्शंस हैं. इसके बाद जो एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होता है दैट इज सेक्शन 12 जिसमें एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट लड़की फाइल करती है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है. इसमें अगर एक अग्रीव्ड वुमन है और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमें पहले ही पता है कि जो अग्रीव्ड वुमेन है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर सकता है. एनी अग्रीड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीड पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ्स. वन और मोर रिलीफ कौन से हैं इस एक्ट में? रेजिडेंस, प्रोटेक्शन, राइट टू मेंटेनेंस. तो ये सारे रिलीफ्स जो हैं वो खुद भी जा सकती है मजिस्ट्रेट के पास और वो किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू भी जा सकती है. इसका प्रोविसो है दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट. अब ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो DIR होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एक बनती है. अब ये रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. एक केस है जो मैं अपनी रील्स में डिस्कस करूंगी विच इज़ मैंने पहले ही मेंशन किया था, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें कि एक लेडी जो थी जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो कैसे उसके इन लॉज उसको हैरेस करते हैं और कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसको पुश करते हैं कि शी वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली, शी वॉज नॉट गिवन एनी राइट टू रिजाइड इन द सेम हाउस, हर मैट्रिमोनियल हाउस. तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज एक रील भी डालूंगी इसमें, आप वो देख सकते हैं उसमें. सो इस केस में DIR रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर नहीं भी है तब भी मजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले सकता है. Provided that before passing an order on the application, magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider. ये बोला हुआ है, लेकिन आगे क्या देखते हैं हम. अब इसमें जो रिलीफ हम सीक कर रहे हैं, इसमें इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन कर रहे हैं हम, और डैमेजेस विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन हु इश्यूड अ सूट ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस. शी कैन ऑल्सो फाइल अ सूट. इस डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट सेक्शन 12 के अलावा वो एक सूट भी फाइल कर सकती है कॉम्पनसेशन के लिए, लेकिन इसमें भी उसको डैमेजेस और कॉम्पनसेशन मिल सकती है. अब एक और इसमें देयर इज अ प्रोविसो प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिक्री और एनी अमाउंट एज कॉम्पनसेशन और डैमेजेस हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ द अग्रीड पर्सन, द अमाउंट पेड और पेबल मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिक्री notwithstanding anything contained in CPC. अब इसमें क्या है, जो बैलेंस अमाउंट है, फॉर एग्जांपल उसने डिग्री फाइल की, डैमेजेस की डिग्री फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही, उसमें उसको कुछ ना कुछ मिल गया या उसको कहीं और से भी मेंटेनेंस मिल रही है, तो ये अमाउंट जो है उसको जज देखेगा और इसमें से माइनस करेगा, फिर यहाँ पे कॉम्पनसेशन और डैमेजेस उसको ग्रांट करेगा. एवरी एप्लीकेशन जो इसमें हमारी फाइल होगी अंडर दिस सेक्शन 12, सबसे मेन सेक्शन है ये. कोई भी आपकी एप्लीकेशन जब कोई फाइल करता है सेक्शन 12 में ही फाइल होती है. अब इसमें पर्टिकुलर्स पूरे होने चाहिए, जो भी पर्टिकुलर्स हैं, इंसिडेंट कब हुआ, इंसिडेंट कैसे हुआ, डेट, टाइम, एक्सेट्रा, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर इन दिस एप्लीकेशन.
और इसमें जो मजिस्ट्रेट के बाद जब एप्लीकेशन जाती है तो वो एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करता है, एंड जो विद इन 3 वीक्स होनी चाहिए, विद इन 3 डेज होनी चाहिए, सॉरी। इसमें 3 डेज के बिटवीन उसको यह मैटर टेकअप करना ही पड़ेगा जब उसको एप्लीकेशन मिलेगी, उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। और ये जो एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, इस एप्लीकेशन को जब आप डालोगे सेक्शन 12 में, तो इस सेक्शन की कोई भी एप्लीकेशन 60 दिन के अंदर ही डिसाइड होनी चाहिए। मीन्स Magistrate shall endeavour to dispose of every application made under subsection 1 within 60 days. तो वहाँ हमारा जो है इंटरिम रिलीफ मिलने की उम्मीद होती है कि भाई इतने पीरियड में, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या हुआ, जब उस लेडी को कोई इमीडिएट रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा, उसको कोई रेजिडेंस नहीं मिलेगी या फिर उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या हो, तो 60 दिन का इसमें टाइम दिया गया। तो ये 12 सेक्शन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 13 में क्या बोला गया है, नोटिस कैसे सर्व करेंगे। अब इसमें सेक्शन 12 में जब मजिस्ट्रेट बोलता है कि यस हम इस एप्लीकेशन पे नोटिस इशू कर रहे हैं, तो फिर इसकी सर्विस का मेथड दिया हुआ है कि कैसे सर्विस होगी, विद इन 2 डेज होगी, कैसे होगी, डिक्लेरेशन कैसे होगी सर्विस की, प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसे करेगा, वो एक प्रोसीजर इसमें दिया गया है। फिर 14 में जो है, हमने पहले भी जो आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे उसमें प्रोसेस ऑफ फाइलिंग बताया, उसमें मैंने एक और बताई है काउंसलिंग एंड मीडिएशन। अब हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस मैटर्स में काउंसलिंग और मीडिएशन होती ही होती है, सेक्शन 14 में वो हाईलाइट किया गया। मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है ये। जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यस बात बन सकती है, काउंसलिंग से शायद ये केस सुधर जाए और ये पार्टीज एक साथ रहने लगे, तो ही सेंस द केस फॉर मीडिएशन। प्रॉपर मीडिएशन सेल होता है, वहाँ पे रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं पैनल पे, और वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी को भी डायरेक्शन हो सकती है, जो रिस्पोंडेंट है, जो हस्बैंड है या फिर हस्बैंड की फैमिली या जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस करी है उसको, अग्रीड पर्सन को, जो कि लड़की है, उसको बोल सकते हैं कि ईदर सिंगली और जॉइंटली टू अंडरगो काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु पोजेस सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। अब इसमें प्रॉपर एक काउंसलर्स होते हैं, पैनल पे होते हैं, उनसे उनको काउंसलिंग लेने की बात बोली जाती है। वेदर मजिस्ट्रेट हैज इशूड एनी डायरेक्शन ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ प्रीजिंग। और अगली जो बीच में जो काउंसलिंग का पीरियड आता है तो उसमें फिर 2 महीने की डेट लगती है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो कोर्ट से केस ख़त्म हो जाता है और काउंसलिंग में डिस्पोज ऑफ हो जाता है, नहीं होती फिर से कोर्ट में वापस आ जाता है केस। इसमें वेलफेयर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, सेक्शन 15 में हाईलाइट किया है। इसमें सर्विसेज ली जाती है वेलफेयर एक्सपर्ट्स की, प्रेफरेबली अ वुमन वेदर रिलेटेड टू अग्री पर्सन इंक्लूडिंग अ पर्सन एंगेज्ड इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर के ऑफिसर्स होते हैं जिसमें कि वो आके हेल्प करते हैं इन केसेस को हैंडल करने में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट जो 16 नंबर सेक्शन है, इफ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्ड दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो वारंट एंड इफ ईदर पार्टी ऑफ प्रोसीडिंग्स सो डिजायर्स ही में कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर इन कैमरा। इन केसेस में क्या होता है कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 17 में है राइट टू रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लगती है साथ में, राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब इसमें एवरी वुमन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में मीन्स जो साथ में रहती है, shall have the right to reside in the share household whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same। उसका चाहे वहाँ पे ओनरशिप हो चाहे ना हो, अगर उसका कहीं ना कहीं से राइट अक्रू होता है। अब जैसे प्रभा त्यागी वाला केस है, इसमें लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो रहती थी किसी और जगह और हस्बैंड रहता था किसी और जगह, इन लॉज रहते थे किसी और जगह। इन लॉज ने केस ये फाइल किया कि इसका कोई राइट नहीं है। सो इन दैट केस यू कैन हियर द रील विच आई बी पोस्टिंग कि इसमें क्या हुआ इस केस में, तो आप उसमें देख सकते हो कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें उसका राइट बनता ही बनता है लेडी का। सो जो सेक्शन 17 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट टू रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड, उसका राइट बनेगा ही बनेगा। द अग्रीड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसेस एस्टैब्लिश का लॉ बाय लॉ का क्या मतलब है? अगर लीगली उसको निकालते हैं, जिसमें कि एक सूट फाइल करेंगे एविक्शन का, उसको निकालेंगे जो भी है, उसके बिना वो उसको उठा के नहीं निकाल सकते। इवन द पुलिस कैन नॉट डू एंड नोबडी कैन डू। उसका राइट वहाँ पे अक्रू होता ही होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 17 की कि हमें राइट टू रिजाइड दिया जाए। अब आता है जी सेक्शन 18 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सारे ही लैंडमार्क इसके सेक्शन है।
सेक्शन 18 होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये भी इमीडिएटली रिक्वायर्ड होता है। अब अग्रीव्ड पर्सन जो है, मजिस्ट्रेट जो है जिसके पास कंप्लेंट फाइल हुई है, आफ्टर गिविंग द अग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड and on being prima facie satisfied that the domestic violence has taken place or likely is to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person, prohibit the respondent। अब जब हियरिंग होगी दोनों की पार्टीज की, उनके लॉयर्स आए, उन्होंने आर्गूमेंट किया, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल होता है, पास करता है जज। इसमें पहला पॉइंट क्या है, रिस्पोंडेंट के ऊपर प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब तुमने अगर डोमेस्टिक वायलेंस की, प्रोहिबिशन लग जाता है उसके ऊपर। एडिंग और अबेटिंग द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या तुमने ऐसे एक्ट्स किए जिसमें तुम हेल्प कर रहे हो, एडिंग टू कमिट, किसी और की हेल्प कर रहे हो, किसी और के थ्रू करवा रहे हो, वो भी नहीं आप कर सकते। एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ एंट्री बैन कर देते हैं रिस्पोंडेंट की, जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट की, जिसके अगेंस्ट ये सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगी है। इफ द पर्सन अग्रीव्ड इज अ चाइल्ड, इट्स स्कूल और द प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय अग्रीव्ड पर्सन। अगर वो बच्चा है तो उसके स्कूल में नहीं जा सकते, अगर कोई और है तो उसके वर्क प्लेस में नहीं जा सकते, एक प्रोहिबिशन लग जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन अ डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन। Attempting to communicate in any form, whatsoever with the agreed person, including personal, oral or written or electronic। कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं उसकी, किसी भी टाइप से, ओरल, रिटन, टेलीफोनिक, ईमेल एट्सेट्रा, नो कम्युनिकेशन विद द अग्रीड पर्सन। कोई भी है, वो लड़की है, जो भी है जिसने फाइल करी है, उससे कोई कम्युनिकेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन। एलिनेटिंग एनी एसेट्स, ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स। एलिनेटिंग मीन्स सेलिंग, कोई भी एसेट्स बेच नहीं सकते आप, सब पे स्टे लग जाता है। ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स, लॉकर्स नहीं चला सकते। अकाउंट्स, जैसे जॉइंट अकाउंट्स अगर पार्टीज के बीच में ऑपरेट नहीं कर सकते। एंड singly by the respondent, including her स्त्रीधन or any other property held either jointly by the parties, separately by them without the leave of the magistrate। इसमें आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं इसमें। एप्लीकेशन डाल के आप बोलो कि भाई मेरा जॉइंट अकाउंट है, मुझे फंड्स की जरूरत है। इफ द जज इज सैटिस्फाइड, ही विल ओपन दैट फॉर यू, बट अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट के टाइम प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये ऑर्डर आप ले सकते हो। कॉजिंग वायलेंस टू डिपेंडेंट्स और रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन, अब उसके साथ जो लोग रहते हैं, जैसे कि उसके भाई एट्सेट्रा, उनके ऊपर भी आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन मीन्स उनको आप किसी तरह भी थ्रेट नहीं कर सकते। और कोई भी एक्ट अदर देन ऑल दीज एक्ट्स जो प्रोटेक्शन ऑफिसर सोचता है कि येस इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, वो आप एप्लीकेशन में लिख के वो ऑर्डर आप सेक्शन 18 के अंदर ले सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट जिसमें आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है। फिर आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर्स मिलते हैं। जब ये एप्लीकेशन सब सेक्शन 1 जो सेक्शन 12 है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन जब मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, जब वो सेटिस्फाइड होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल करता है, साथ ही साथ रेजिडेंस ऑर्डर भी वो फाइल करेगा, वो रेजिडेंस ऑर्डर डिक्टेट करेगा। पास अ रेजिडेंस ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। अब इसमें ये है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, उसको हिला नहीं सकता, वो वह रहती थी या नहीं रहती थी, अगर उसको राइट अक्रू कर गया, उसमें इक्विटेबल इंटरेस्ट है, देन ही कैन नॉट रिमूव हर फ्रॉम दैट शेयर्ड हाउस होल्ड, वो रह सकती है बीच में। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशंस बीच में ही लोग रह रहे होते हैं उसी घर में और आपस में केस चल रहे होते हैं। जो मैंने आज तक जितने भी केसेस करे हैं उसमें मोस्टली यही होता है। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। अच्छा, अगर वो सोचती है कि उसको थ्रेट है, वो सोचती है कि येस मुझे यहाँ बीच में रह के भी थ्रेट है, मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, तो फिर वो ऑर्डर देता है कि आप इस घर से निकल जाओ और आपको एक बेटर अकोमोडेशन रिस्पोंडेंट ही अरेंज करके देगा। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि आप इस घर से निकल जाओ, मतलब रिस्पोंडेंट जो है हस्बैंड या जिसके अगेंस्ट वो पिटिशन फाइल हुआ है, उसी को उस घर से निकाल देते हैं। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था मेरे में जिसमें कि एक ही हाउस होल्ड के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक कमरा और एक बाथरूम अलग से लड़की को दे दिया था, उसमें कोई नहीं घुस सकता, तो वो रिस्ट्रेन करके ऑर्डर से आप उसी घर में रह सकते हो, लेकिन वो आपकी इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके पोजीशन में। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजेसिंग ऑफ द शेयर हाउस होल्ड और एनकम्बरेंस, उस पोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड को आप बेच भी नहीं सकते, उस पर भी स्टे लग जाता है।
अगर आपकी कोई डील चल रही है वो सारी डील्स कोलैप्स हो जाएंगी और उस पोर्शन को आप सेल ही नहीं कर सकते जहाँ पे उस लड़की को जो भी है जो डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर रही है रहने का। अब जैसे केस है जिसमें कि एक मदर ने अपनी डॉटर पे डाला हुआ है, डॉटर ने मदर पे डाला है, तो वो उसी घर में रहते हैं बट वो पोर्शंस डिवाइड किए हुए हैं, वहीं पे हो होता है। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पॉन्ड फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट। वो ये भी नहीं बोल सकता कि भाई, अब पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं लड़कों के केस में डिसोन कर देते हैं पेरेंट्स को, लड़के को, कि भाई ये जो हमारा हाउस है ये तो हमारा ही है, बट आफ्टर पासिंग ऑफ दिस रेजिडेंस ऑर्डर वो कर भी नहीं सकते, दे कैन नॉट डिसोन, दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस, लड़की को वहीं रखना पड़ेगा। डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्स टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट accommodation for the agreed person as enjoyed by her in the share household or to pay rent for the same। अगर उसको बीच में नहीं रख सकते, जगह नहीं है या कोई सर्कमस्टांस है, तो उसको आप रेंट दोगे कहीं और रहने का, पर अरेंज आप ही करोगे जिसके अगेंस्ट वो पिटिशन फाइल हुई है। नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमन। क्लॉज बी जो है डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्स टू वूम हिमसेल्फ फ्रॉम द शेड। अब फॉर एग्जाम्पल किसी मेल ने किसी फीमेल पे करी या फिर लड़की है जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस करी, तो जो सेक्शन बी है जिसमें कि ये बोला गया कि जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है उसी को उस घर से निकाल दो, वो वुमन के केस में वो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ है और उसके ऊपर है, तो वो मदर इन लॉ को नहीं निकालेंगे घर से, वो वहीं रहेगी ऑल दो देयर इज अ केस अगेंस्ट हर, तो उस केस में रिवायत ये दी हुई है रियायत। मजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशंस और पास एनी अदर डायरेक्शन विच में डीम रीजनेबली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट और प्रोवाइड। इस केस में जो है अग्रीड पर्सन या चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए मजिस्ट्रेट का जो पर्व्यू है बहुत वाइड है, वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है उसके अंडर, जो आप मांगोगे कर सकता है। मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बॉन्ड भी इशू करवा सकते हैं, श्योरिटीज ले सकते हैं उनसे, जैसे हम एंटीसिपेटरी बेल या जो भी बेल्स डालते हैं नीचे, बेल बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर श्योरिटीज होती है, वैसे इस केस में भी वो ले सकता है। देन while passing an order under subsection 1 and 2, court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her in making an application। ये हमने पहले डिस्कस किया कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, पुलिस है, उसका रोल इतना ही है कि उसको असिस्ट कर सकता है, देन उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। अब रिस्पोंडेंट पे एक और ऑब्लिगेशन भी लग सकती है, having regard to the financial need and resources of the parties while making an order, the magistrate may impose on the respondent obligations relating to the discharge of rent and other payments having regard to the financial needs। जितनी उसकी नीड्स है उसके हिसाब से ही रेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने घर में 2 लाख रुपए के रेंटल वैल्यू के घर में रह रहा है, तो वो लड़की को भी उसी लेवल का उसको देना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिसडिक्शन मजिस्ट्रेट हैज बीन अप्रोच्ड टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, ऑब्वियसली ये हमने पहले डिस्कस किया। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट टू रिटर्न द पोजेशन ऑफ द स्त्रीधन। अब जो स्त्रीधन है उसकी गोल्ड होगी, उसके और कोई आइटम्स है, वो उसको रिटर्न करने का ऑर्डर इसमें पास हो ही जाता है। ये सारे ऑर्डर्स पास होते हैं प्लस एक अमाउंट मिलता है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ्स क्या मिल सकते हैं, देन कस्टडी ऑर्डर्स बच्चों के रिलेटेड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो नेक्स्ट 4-5 सेक्शंस हैं। क्योंकि ये एक्ट इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही एक्ट है, इसके अंदर टोटल 37 सेक्शंस है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। 2-3 more reels on the same subject and some other interesting latest legal propositions are coming up. You might be interested in watching them. Keep following, keep watching and subscribe. Thank you.